ये वही जगह है जहां वो काम करती थी। चलो उससे पूछते हैं। इससे पूछो। कोशिश भी मत करना दोस्त। मैंने उससे पहले ही बता दिया कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा और नहीं मुझे पता ही कि वो कौन है। अच्छा बताओ, अगर इसने मारना शुरू किया तो तुम्हें लगता है बाउंसर बचाएंगे तुम्हें? तू है कौन बे? अच्छा जरा मुझे बता कि इस क्लब का मालिक कौन है। मरने के बाद जहां इंसान जाता है। ये देख, अब बता कैसा लग रहा है? क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। देख सुन, सवाल का जवाब सवाल से मत दे। मेरी बात सुन ध्यान से। जो कुछ भी तेरे हाथ में है नीचे, उसको आराम से ऊपर रख। जल्दी ऊपर रख। तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? फिर से सवाल। छोड़ो। ओ तेरी क्या तुम लेक्सी पर्समन को जानती हो? बहुत जोरदार मुक्का मारा, जैसे एक मालगाड़ी ने आके हमला किया। और तब मुझे सब याद आ गया। आज से 10 साल पहले हर किसी ने एंटोन द प्रोटोपोव का नाम जरूर सुना होगा। रुक जा, ओए नब्बू, तू यहाँ कर क्या रहा? बाहर निकल, चल। वो 18 मैचों में से आज तक किसी भी मैच में नहीं हारा, लेकिन पैसों के लिए वो एक मैच हार गया था। अगर आप $30 मिलियन के बाद भी उससे ना हारे और उसकी खोपड़ी फोड़ दें, वो कहाँ है? तुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, सच कहूं तो मुझे फर्क पड़ता है। क्या वो जिंदा है? तुम जानना चाहते हो वो कहाँ है क्रूस, और वो कैसी है? तो फिर बोलना शुरू करो। मेरा मतलब है सब कुछ, छोटी सी छोटी बात। देखो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। नेट, जैसे ही तुम बताओगे कि ये सब बकवास है और ये क्यों, मुझे लगता है ये साला नाटक कर रहा है। कोई ऐसे ही अंधा नहीं हो जाता। इस साला ऐसे नहीं बनेगा। नहीं, मैंने सुना है चोट की वजह से ऐसा होता है। तुम देख पाओगे बस सही वक्त पर, ताकि जब जज तुम्हें सजा सुनाए तो तुम आंखों में देख सको। सजा? और मुझे जरा बताओ किस लिए? जो पसंद आए चुन लो। तुमने पीछे काफी सबूतें छोड़े हैं। 5 मौतें हुई हैं। 5? हाँ 5। शायद मुझे किसी से मिलना चाहिए। किससे? वकील से? तुझे वकील की क्या जरूरत है? तुम गिरफ्तार नहीं हो नेड। तो फिर मेरे हाथ में हथकड़ियां क्यों हैं? मुझे जानना है कि वो कहाँ है और वो ठीक है या नहीं। क्योंकि ये कानून है क्रूस। सवाल मैं पूछूंगा, जवाब तुम दोगे। मेरा क्लाइंट, क्या वो जिंदा है? क्या तुझे सच में नहीं पता? बकवास से हमें पागल बना रहा है। मैं इसका दिमाग पढ़ सकता हूं। अगर हमने इसे ढील दी ना तो हमें पूरी रात यहीं बिठा के रखेगा। हमें तुम्हारी सोच नहीं चाहिए क्रूज, ना ही तुम्हारे सवाल। हम बस जवाब चाहते हैं और कुछ नहीं। एक रिफ्लेक्स की तरह, समझे? सच बोलना दोस्त। मैं लोगों के झूठ पकड़ लेता हूं, और अगर तुमने सच नहीं बोला तो मार मार कर सच निकलवा लूंगा। मुझे इसमें बड़ा मजा आता है। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब ठीक है, ओके? शुरू करो, हमारा मनोरंजन करो। जब ये सब शुरू हुआ तुम भी वहां थे। फिर भी हमें बताओ। ये फिर से वही कह रहा है, साला चालाक आदमी। सोचना बंद करो, वक्त बर्बाद मत करो अपना। क्या मैं इसे अपने तरीके से पूछूं? ठीक है पॉली, पर फ्रेजर से कहो कि वो मुझसे थोड़ा दूर है। उसके आफ्टर शेव से मेरा दम घुट रहा है। स्केयर्स। हाँ, क्या तुम्हें एडम नोवा पसंद है? वो एक्टर हाँ। ठीक ठाक ही है।
अपनी मेहनत की कमाई खाता है? वो एक फिल्म के $20 लाख लेता है और कमाई में 20% हिस्सा अलग से। वो इतिहास के सुपरस्टारों में से एक है और मुझे ये सब उसे बताना पड़ा कि अब सब खत्म हो चुका है। जब एक मशहूर स्टूडियो के मालिक के साथ नोवा का झगड़ा हुआ, उसके कुछ समय बाद उस स्टूडियो के मालिक ने एक जासूस को पैसे दिए ताकि वो नोवा के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत ढूंढ सके ताकि उसे वो गॉसिप वेबसाइट पर डाल सके। नोवा ने मुझे ये पता लगाने के लिए काम पर रखा ताकि मैं पता कर सकूं वेबसाइट कौन से राज खोलने वाली है। तो एडम नोवा के बारे में क्या खबर है? इस बार मेरे खिलाफ उन पत्रकारों के हाथ क्या लगा है? मैं तो बहुत डरा हुआ हूं। देखो, हम सबके अंदर अजीब से शौक और बहुत सारी गलतियां छुपी होती हैं, और सच ये है कि सबकी पसंद और हरकतें अलग होती हैं। बताओ एडम, तुम इसे खोलोगे या नहीं? एडम नोवा का साथ देने वाला, उसका पार्टनर असल मिकेल बोना है, और इन दोनों की एक बहुत बुरी आदत है। ये को नशीली दवाओं में मिला कर लेते हैं और फिर फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियां या इनके फैन के साथ 48 घंटों तक मजे लेते हैं। अगर शॉर्ट में कहूं तो दोनों ही आशा है। हाथ है। क्या हुआ दोस्त? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कमीने। रुको, मुझे देखने दो। मुझसे दूर रह, दिमागी तौर पर कमजोर लड़की। अब नोवा का करियर खत्म है। अगर एक बार ये सब चीजें वेबसाइट पर वायरल हो गई तो समझ लो कि वो रोशनी की तरह रफ्तार से फैलेंगी। मुझे लगता है कि तुम इसके लिए पैसे लेना चाहोगे। नहीं लोगे? मैं भी आता हूं। एडम, एक मिनट रुको, मुझे वो तस्वीरें देखने दो। तू अभी यहां से चला जा कमीने। चाहे जो भी हो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। देखो, हम सबके कुछ ना कुछ अजीब शौक होते हैं एडम, और हमारे अंदर ही वो अलमारियां होती हैं जहां हम उन्हें छुपा कर रखते हैं, और हम सबको कहीं ना कहीं डर होता है कि एक दिन कोई ना कोई आकर उस अलमारी को खोलेगा और फिर उस अलमारी के कोने में रखा हुआ वो सच सबको दिख जाएगा। और सबसे बड़ा डर यही है कि एक दिन आपकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। क्या तुम इसका मतलब समझाओगे? क्या ये आफ्टर शेव है या कोई परफ्यूम? हाँ, आफ्टर शेव है। ओह, भाड़ में जाओ। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई कांड होता है उसकी गंदगी हमेशा तुम्हारी जूतों में चिपकी रहती है? तो ये जला हुआ बोना कौन है? देखो फ्रेजर, ये एस्ट्रोफिजिक्स है। एस्ट्रोफिजिक्स। इसका नाम रसल है। वो एक सफेद बौना तारा था जो अब फट चुका है। अभी रात के 2 बजे हैं। मैं लॉस एंजलिस से बोर हो चुका हूं। इंसान की दुख और हादसों का गवाह बनते बनते अब थक गया, और सबसे ज्यादा उस फ्रेजर के घटिया आफ्टर शेव से। अब मेरा घर जाने का मन भी नहीं करता, इसलिए ऑफिस चला जाता ताकि खुद से नफरत कर सकूं। शायद मैं अपनी पसंदीदा जैकेट को अब दोबारा नहीं पहन पाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक मुझे काम पसंद आना बंद हो गया। शायद मुझे घर चले जाना चाहिए ताकि मैं आराम से अपने बाथटब में बैठकर पानी को सर तक भर लूं। लेकिन मैं बस इतना ही कर पाता हूं, अपने जुर्म की जगह पर वापस लौट आता हूं। तुम एक जासूस हो। हाँ, वैसे पहले मैं एक जासूस था। शायद एक दिन सरकारी एजेंट भी बन जाऊं। बस ABCD के चक्कर लगा रहा हूं। बेकार की बातें छोड़ो तुम। मैं चाहता हूं कि तुम किसी को ढूंढो। ढूंढने से पहले क्या मैं जान सकता हूं कि मेरी बात किससे हो रही है? मेरा नाम एंटोन है। लोग मुझे द प्रो बुलाते हैं। ओह ठीक है एंटोनी, सुनो, देखो आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया है। देखो, मैं एक और काम लेके खराब नहीं करना चाहता, तो मैं चाहता हूं कि तुम कल मेरी दुकान पे उसका वापस आ नाम जाओ। लेक्सी है।
लेक्सी पर्सिमन, और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ हाँ ठीक है, हो सकता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी है आराम से सो रही होगी, अच्छे से सपने देख रही होगी। इस वक्त उसे नींद से जगाना गलत है, तो मैं ये नहीं करने वाला। ये रही वो। अच्छा, मुझे बताओ कि पंच लाइन क्या हो सकती है? पंच लाइन का क्या मतलब है आखिर? क्या ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ, उसने मुझे खत लिखे थे। और मैंने भी उसे खत लिखे, हर बुधवार को पूरे 5 सालों तक। वाह, तुम तो आशिकी में अंदर से जले हुए निकले यार। लेकिन वहां कुछ भी नहीं, कोई घर नहीं जिस एड्रेस पे मैं खत लिखता था। जरा 1 मिनट रुको। पिंटो, तुमने अपनी जेल की सजा कहां काटी? और जुर्म क्या किया था तुमने? मेरा मतलब है कि ना तो इन खतों पर कोई टिकट है और ना ही डाकखाने की कोई मोहर। देखो, सरकारी जेलों का एक नियम है, कैदियों के खत बिना सील किए लिफाफों में भेजे जाते हैं। इसे देखो। मैं लोमपोक जेल में उम्र कैद काट रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मुझे बाहर निकाल दिया, और अब मुझे उसे ढूंढना ही है। लेकिन अब वो मिंकोवस्की क्लब में डांस भी नहीं करते। तो चलो मेरे साथ आओ, हम मिंकोवस्की चलते हैं, शायद तुम कुछ पता लगा सको। अगर मैं तुम्हें एक खत लिखूं और उस पर शनेल का कोई अच्छा सा परफ्यूम छिड़क दूं, क्या तुम फिर मेरी बात मानोगे कि आज के लिए मेरा काम खत्म हो चुका है? स्किनी फदेव, लॉस एंजलिस में रशियन माफिया का बॉस। बेवकूफ मत बनाओ। हमें पता है फदीफ कौन है या कौन था। जरूर तुम्हें उसके बारे में पता होगा। तो तुम्हें यह भी पता होगा कि वो अपने भतीजे को अगला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनाने की तैयारी कर रहा था। तो तुम्हें एक बात और बताता हूं कि उसने एंटोन द प्रो को $30 मिलियन का ऑफर दिया था, ताकि वो अपने भतीजे के साथ होने वाले मैच में एंटोन द प्रो तीसरे राउंड में जानबूझकर हार जाए। अगर आप $30 मिलियन के बाद भी उससे ना हारें और उसकी खोपड़ी फोड़ दें और फिर हारने का नाटक करें, तो वहां कोई भी आप पर यकीन नहीं करेगा। अभी यहां रिंग में सिर्फ एंटोन नहीं पड़ा था नीचे, देखा जाए तो उसका करियर भी नीचे गिर गया था। हे, कहां जा रहे हो? गाड़ी वहां खड़ी है। तुम्हारे पास तस्वीरें हैं, उसके खत हैं, ढूंढो उसे। देखो देखो, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी मदद के बिना भी उसे ढूंढ सकता हूं। ठीक है, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता, बस। हाँ, बस गुस्सा कर देते हो, सही कहा ना? कांटेक्ट कैसे करूंगा? जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। स्किनी फदेव का भतीजा 1 हफ्ते से भी कम में टूटी हुई खोपड़ी और ब्रेन हैमरेज से मर गया था। मैंने वो फाइट देखी थी। मैंने देखा था कि कैसे साला एंटोन द प्रो हारने का नाटक करके लेट गया था। हाँ, अगर आईने में अपनी शक्ल ना देखो तो सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। तुम किस बात पर हंस रहे थे बे? तो बताओ, फदेव का क्या हुआ? सही कहा। स्किनी फदेव ने एक शानदार बॉक्सर का करियर खराब कर दिया, अपने भतीजे को मरवाकर, और अपने 300 करोड़ गवा दिए। सारे पैसे पानी में उड़ा दिए। और हाँ, एक और बात है, उसने ये सब लास वेगास के माफिया को बताए बिना किया था। लेकिन स्किनी फदेव से जो गलतियां हुई थी उसकी जिम्मेदारी और लास वेगास वालों से माफी मांगने के बजाय स्किनी फदेव ने तय किया कि वो एंटोन द प्रो से, मतलब प्रोपोपो से अपना बदला लेगा। 3 दिन बाद लास वेगास वालों को स्किनी फदेव की लाश
रेस्टोरेंट के किचन में मिली। और सच कहूं तो बताना मुश्किल था कि वहां रशियन सूप कौन सा है और स्किनी फदेव का ब्लड कौन सा है। वही रशियन सूप और स्किनी फदेव का खून आपस में मिल चुका था, और वही खून तुम पुलिस वालों को रूजवेल होटल में एंटोन द प्रो के कपड़े मिले, जिन कपड़ों पे स्किनी फदेव का खून लगा था। वो हॉल की तरफ आ रहा है। वहीं रुक जा। बोतल नीचे रख। तुम लोग वहां थे तो छानबीन तो तुमने की होगी। तो क्या फिर से ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत कर। इस सब का उस पेपर को ढूंढने से क्या लेना देना है? एक फटे हुए से और तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट से क्या लेना देना है बताओ मुझे। देखो जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। वैसे वो तुझे बहुत मारेगा। मैं और स्केयर्स दूसरी तरफ मुंह फेर लेंगे। स्केयर्स और मैं दूसरी तरफ मुंह फेर लेंगे। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर हो, है ना क्रूस? नहीं तो तुम और मैं तो बस यहाँ बस किस्मत चमकाने वाले दुनिया के एक मजदूर हैं। सही कहा ना फ्रेजर? लेकिन मेरे पास ही वो बैज है। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, जो भी तूने किया है और जो भी तू जानता है सब बता दे, वरना क्या गोली मुझे मारेगा? शायद गोली लगने के बाद मुझे दिखने लगे। मदद करके खुशी होगी मुझे। जितनी जल्दी बताएगा उतनी जल्दी यहां से जाएगा और डॉक्टर को दिखा पाएगा। नहीं मुझे उसकी परवाह नहीं है। नहीं मुझे बस इतना बता दो कि वो जिंदा है कि नहीं। नहीं, पहले तुम बताओगे। ठीक है। एंटोन द प्रो प्रपपो, उसकी किस्मत खराब थी कि उसे स्किनी फतेह के मर्डर केस के लिए उम्र कैद की सजा हुई थी। अचानक 5 साल के बाद बिना किसी पैरोल के वो सड़क पर आजाद घूम रहा है, बिल्कुल आम आदमी की तरह। तो क्या किसी और ने अपना जुर्म मान लिया होगा? सही कहा। वेगस का एक सुपारी लेने वाला हिटमैन जो पहले से ही मर्डर, रेप, किडनैपिंग के लिए कई सालों से सजा काट रहा है, वो सामने आकर खुद कहता है कि फदेव को उसने मारा क्योंकि फदेव वेगास के खेल में फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहा था। अब वही कैदी कह रहा है कि एंटोन को इस मर्डर केस में फंसाया गया था। कैसे? तो क्या क्या तुम्हें उस पर भरोसा है? ये अंडरवर्ल्ड की बातें बंद करो, सीधा लड़की पे आ। देखो, अगर तुम्हें गैंगस्टर वाला चक्कर समझ में नहीं आता तो जब मैं तुम्हें हीरे वाली बात बताऊंगा तो वो तो तुम्हारे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगी। कौन से हीरे? मैं भूल गया मैं क्या बात कर रहा था। हाँ मुझे याद है, मैं बात कर रहा था जब 7 फीट और 300 पाउंड का आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर रोडों पे ढूंढ रहा है। ये सब सुनने में थोड़ा सा रोमांटिक लगता है मुझे। एंड कट। रिसेट। अगला कौन है? तो तुम ही वो ग्रीजर हो जो उस जंगली जानवर को मेरे क्लब में लेकर आए थे। ओह, तुम्हें पता चल गया? हाँ मुझे पता चल गया। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? बस कारपेट के नीचे झांक लिया। तो तू पिटने का बहाना ढूंढ रहा है? देखो, जब मुझे पता चला कि तुम्हारा असली नाम पोस है, मुझे जानकर बहुत हैरानी हुई सच में। फिर मेन कून प्रोडक्शन का नाम मेरे सामने आया और फिर मैं यहाँ सीधा शॉर्डिंगर वेयर हाउस में आ गया तुम्हारा काम देखने के लिए लाइव। मैंने उस लड़की को कभी नहीं देखा। चलो मान लेता हूं। तो सुनो, हरमान मेनकोस्की आज से 4 साल पहले मर गया था और तुमने ये जगह 1 साल बाद खरीदी। लेकिन मुझे जानना है कि तुम्हें जगह बेची किसने? उसकी विधवा थी, स्ट्रिपर थी, एक्ट्रेस थी, नशेड़ी थी। ठीक है यार, अब बस भी करो। वैसे इसकी कहानी क्या है? मतलब कहानी का प्लॉट क्या है? अरे वो जो बंदा है ना, वो कभी कभी हैवान बन जाता है। ओह, ऐसा है कि उसे खुद ही पता नहीं रहता है कि वो करते करते कहाँ खो जाता है। ऐसा लगता है कि वो उस चीज से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा। बड़ी कमाल की स्टोरी है। एंड कट। तो वो क्या बोल रहे थे तुम? मेनकोस्की की विधवा, उसका नाम क्या है? हाँ, जूई विगर। तुम भी इस फिल्म में रोल करते हो क्या? मैं हिचकॉक भी करता था। सीन नंबर लिखो। ओह, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अब दिखाऊंगा बेबी। इंटरनेट पर जोई विगर को ढूंढने में सिर्फ 30 मिनट लगे मुझे।
ओ आराम से भाई, आराम से। तुम कह रहे हो कि तुमने पूस को आखिरी बार तब देखा था? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। हाँ, अच्छा, तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि जब अगली सुबह श्रोडिंगर्स वेयरहाउस खुला तो पूस वहीं था। पर मुझे इस बात पर हैरानी क्यों होगी? नहीं होती। अगर तुमने या तुम्हारे क्लाइंट ने उसकी गर्दन तोड़ी होती। ये हवसी लटका हुआ कैसा लग रहा है? इतना बुरा हाल और उसे ऊपर टांगने के लिए बड़े आदमी की जरूरत पड़ी होगी। शायद 2 लोग लगे होंगे। तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? जोई विगर, हमें जोई विगर के बारे में बताओ। वो मुझे किसी टैलेंट एजेंसी में नहीं मिली। किसी मैनेजर की लिस्ट में भी उसका नाम नहीं था। मुझे वो UCLA मेडिकल सेंटर की वेबसाइट पर मिली। जोई विगर की नशे की आदत की वजह से उसने अपने पति के स्ट्रिप क्लब के सारे पैसे फूंक दिए थे। अब उसे यहां पर एक्टिंग का सिर्फ एक ही काम मिल पाता है, जूनियर डॉक्टरों के सामने बीमार होने का नाटक करना, मरीजों की तरह एक्टिंग करना, ताकि वो अपने अंदर की बीमारी की कला पहचान सके। शुक्रवार को उसे ऑटोफेगिया का नाटक करना होता है, एक ऐसी बीमारी जिसमें लोग की वजह से खुद को ही खाने लगते हैं। ये वाकई में बहुत ही घटिया काम है। पर इसकी वजह से मुझे यहाँ नशा छुड़ाने रखा है और एक छोटी सी रहने की जगह मिल गई है अलसगुंडों में। हाँ, ये जरा इसको एक बार ध्यान से देखो। पता नहीं, शायद इसे मैंने अपने क्लब में देखा था काम करते हुए कुछ वक्त पहले। क्या तुम्हें उसका नाम पता है? नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। वो ये बात नहीं है, बस वो बात यह है कि उस वक्त से मुझे कुछ याद नहीं है। पता है क्या, तुम ये पैसे रख लो। तुम एक एक्ट्रेस हो, प्रोफेशनल हो। तुम एक्टर्स का समय बहुत कीमती होता है, रख लो इसे। कीमती होता है? मैं यहाँ पर एक्टिंग ही कर रही हूँ, ये जानती हो ना तुम। इसमें क्या कीमती है बताओ? रुको, जूल नाम था शायद, या शायद जूली था शायद। दी औरोबोरस। प्लेटो ने इसे ब्रह्मांड की सबसे पहली जिंदा चीज बताया था, एक अमर और बेहतरीन चीज। मतलब एक सांप जो खुद को ही खा रहा है, अपनी ही पूंछ निकल रहा है। हर कोई एक्टिंग कर रहा है। क्या बात है, तुमने उसे अच्छा महसूस कराया होगा। तो मैं ये मान लूं कि तुम उस रात जोई विगर के अपार्टमेंट में नहीं गए थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जिससे मुझे हैरानी होगी। कल जोई विगर की लाश मिले, उसके सर का बायां हिस्सा अंदर धंसा हुआ था। वो अपने बेसमेंट वाले अपार्टमेंट में पानी के ऊपर तैर रही थी। तैर रही थी? जरूर किसी ने बाथ टब का नल खुला छोड़ दिया होगा, लेकिन तुम तो वहां नहीं थे। और मेरा अंदाजा है कि एंटोनी भी नहीं गया होगा। नहीं, मैं केपलर के पास गया था। तो क्या चल रहा है यार? तुम्हारी हालत किसने की? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है। मैं सोच रहा हूं कि कोई धर्मगुरु बन जाऊं। ये धंधा बहुत बकवास है भाई। तूफानी हवा की तरह बेटा। हाँ, तो इस बार क्या चक्कर है? मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूं जिसका कोई वजूद तो होना चाहिए, पर अभी तक उसे किसी ने देखा नहीं। ओह, फिर से वही बात। तुम हमेशा उसी की तलाश में रहते हो, वो आखिरी खोया हुआ इंसान, वो ख्याली हमसफर, वो आत्मा का साथी। ये मेरे बारे में नहीं है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी बिल्कुल वही बात है। नहीं। ये एक क्लाइंट के लिए है, बस एक काम है। ठीक है, कोई मेरा पीछा कर रहा है,
या तो वो मेरा क्लाइंट हो सकता है या फिर कोई और भी। तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी गाड़ी अब गड्ढे में गिरने वाली है? चारों तरफ बस बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। मैं समझ गया बेटे। बस याद रखना, प्यार आंखों से नहीं दिमाग से किया जाता है। कामदेव अंधा होता है ना। ये क्या बकवास है? प्यार, तड़प। उसे पता था कि क्या होने वाला है। उसे हमेशा पता होता है। अरे बाप रे, ये फिर से शुरू हो गया। क्रूज, तू ये बकवास क्यों कर रहा है? जैज, हैं? तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारी रूह। स्केयर्स, तुम शादीशुदा आदमी हो ना, है ना? तलाकशुदा। तुम्हें अभी भी प्यार के पल याद हैं? मेरे बच्चे कॉलेज में और बीवी को खर्चा देना पड़ता है। मेरे पास प्यार की कहानी सुनने के लिए टाइम नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ। अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हें दिखाऊंगी अपना असली रूप। मुझे प्यार कर सकते हो बिना शर्माए और बिना डरे। तुम्हारी तलाश मुझ तक आकर खत्म हो गई है। तुम्हारा इकलौता सच्चा प्यार। एंटोन से ही कह रहा था, लावेता टेरेस वाले पते पर कुछ भी नहीं है। जहां से भी वो चिट्ठियां लिख रही थी, ये बात साफ है, लेक्सी पर सिमोन वो कहीं छिप कर रह रही थी। जरा सुनिए मैडम, जरा मेरी बात सुनिए। क्या कहा तुमने मुझे छिछोरे? बस एक सेकंड लूंगा तुम्हारा। देखिए अभी कुछ समय तक इस खाली पड़े प्लॉट के एड्रेस पर एक चिट्ठी आया करती थी और डाकिया उस चिट्ठी को नए पते पर भेज देता होगा। ठीक है, तो एक मिनट। देखो मेरे पास सरकारी नौकरी है, मैं रिश्वत नहीं लेती। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मत समझिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे वो पता चाहिए, बस बहुत जरूरी काम है। जनरल डिलीवरी सैन सेलरिटास। क्या कहा? एक बार और बोल सकती हैं? सैन सेलरिटास, न्यू मैक्सिको में। समझ गए? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं अपने कुछ शर्ट्स और अंडरवियर लेने के लिए वापस ऑफिस गया। तभी मुझे एहसास हुआ मेरा पीछा मेरा क्लाइंट नहीं कर रहा है। एंटोन द प्रो के पास मेरा ऑफिस तहस नहस करने के लिए कोई खास वजह नहीं थी, तो पक्का कोई उसका पीछा कर रहा था। जब वो पहली बार मेरे पास आया था, जब वो आया था उसके पास एक डफल बैग था, पर जाते वक्त नहीं। तो या तो वो जानता है कि उस बैग में क्या है, या तो उन चिट्ठियों के बारे में उन्हें पता है और वो उसे हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, पर क्यों? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर मैंने अभी तक सारी चिट्ठियां पढ़ी ही नहीं थी।
सैन सोलोरिटा, न्यू मैक्सिको, जादुई दुनिया का एक वीरान शहर। तो एंटोन और स्ट्रिपर वो उससे कभी मिली तक नहीं थी, फिर भी वो उसे चिट्ठियां लिख रही हैं। ये सब बकवास है। हमें कब तक ये कचरा सुनना पड़ेगा? हैं? देखो, मैं इसका जवाब क्या दूं मुझे नहीं पता। बस स्थान और समय सब कुछ कनेक्ट कर रहा है, इसलिए तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। जैसे जैसे तुम रोशनी की रफ्तार से समय के करीब पहुंचते हो, सब कुछ रुक सा जाता है, चीजें छोटी और घनी होने लगती हैं। तुम जितना तेज चलोगे उतने ही धीमे और बेवकूफ नजर आओगे। अरे भाई, ये तो मजेदार है। हाँ पॉली, तुम समझ लो, लेकिन एक बात है, ये फिजिक्स के नियम है। पता है तुम कौन हो? तुम एक खुद को शाना समझने वाले आदमी हो। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। खुद को ताकतवर समझने वालों से भी ज्यादा बुरे लगते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो। हाँ? गुस्से पे काबू रखो। मुझे पता है तुम हमारे मजे ले रहे हो, और याद रखना, मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूं। झूठ बोलने वाले कमीने। तुम तो बच्चों की कॉमिक भी नहीं पढ़ पाओगे। क्या क्या कहा? क्या बोला? हाँ? क्या कहा? पॉली, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करने लगोगे, पर सबसे पहले मेरी बात सुनो। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई या चोट पहुंचाने की कोशिश भी की, तो तुम्हें हीरे कभी भी नहीं मिलेंगे। कौन से हीरे? ठीक है, मैं न्यू मैक्सिको जा रहा था, बड़ी रफ्तार से जा रहा था। लेक्सी पर सिमोन मिलने ही वाली थी। वो सैन सेलोरिटा में होगी, जहां उसकी चिट्ठियां भेजी जाती थी। दिमाग साफ करने के लिए मैंने खुद गाड़ी से जाने का फैसला किया, ताकि इस बकवास धंधे को छोड़ने के बारे में सोच सकूं और कुछ असली काम करूं। पर कोई फायदा नहीं। बस मैं यही सोच रहा था कि इसकी फतेह ने एंटोन को एडवांस में 300 करोड़ क्यों दिए थे, और अब वो पैसा कहां। और एक स्ट्रिपर जो किसी के भी सपनों की रानी हो सकती है, उसने डार्विन के सबसे बुरे सपने के साथ पेनपाल बनना क्यों चुना? मैं उस तस्वीर वाली औरत के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूं। वही तस्वीर वाली औरत। मैं जानता हूं कि मैं लेक्सी पर सिमोन को ढूंढ लूंगा, अगर वाकई उसका यही नाम है तो। उसे बता दूंगा कि किंग कॉन्ग उसे ढूंढ रहा है, और बात बस वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे खुद पर यकीन नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। अरे वाह, तुम यहाँ के तो बिल्कुल नहीं लगते। यहाँ मतलब कहाँ? मतलब इन लोगों के बीच में लाल रंग की ऑरा वाले पैसों के पीछे होते हैं और मजे के पीछे, और नीले वाले ऊपर वाले के पीछे, और पीले वाले भी वो ज्ञान के पीछे होते हैं। लेकिन तुम्हारा ऑरा ग्रे है,
तुम अपने आप में ही बहुत उलझे हुए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बहुत कम लोगों में पाई जाने वाली बैंगनी लाल रंग की ऑरा है जो हर इंसान में अच्छाई ढूंढती है, लेकिन दिल के किसी कोने में अंधेरा भी है। हाँ, यहाँ आसपास कुछ देखने के लायक है? नहीं, मतलब देखने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक पुराना एयरफोर्स बेस था जिसे 1962 में बंद कर दिया। यहाँ पर टेस्ट करते थे VT रॉकेट्स को जो जर्मनी से लेकर आए थे। उसके बाद कैस्ट्रॉल ने इसे खरीद लिया। तो साइमन गैस्ट्रॉल। ओ हाँ, साइमन इस दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति पागल आदमी कैस्ट्रॉल, और किसी ने उसे कभी देखा नहीं था, लेकिन देखो उसने सेंट एलरिसास खरीदा, और इसके साथ में बहुत कुछ और भी। यहाँ पर कुछ सुरंगें हैं और लोग कहते हैं कि वो डॉल्चे तक जाती है, जहाँ पर हो सकता है कि एक सीक्रेट अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस हो जिसमें एलियंस रहती हैं। पर तुम्हें इस पर यकीन है? नहीं। और तुम वहाँ कभी भी जा सकते हो कोलाइडर देखने के लिए। द कोलाइडर, वो पार्टिकल एक्सेलरेटर जो कैस्ट्रॉल ने बनाया। ओ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हें ब्रेकफास्ट चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। मैं इसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ? मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि तुम यहाँ के नहीं हो। क्या तुम इसे पहचानती हो? प्लीज केचप। जरूर। सॉरी। क्या आप इस औरत को जानते हैं? सत श्री अकाल। वो सिख है जो विश्वास करते हैं कि जो हमेशा था वो। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें ये पहले से पता है। तो ये जगह तुम्हारी है? ओह नहीं नहीं नहीं, मैं बस यहाँ काम करती हूँ। यहाँ का पोस्ट मास्टर कौन है? जो ये जगह चलाता है। स्टेक और अंडे तैयार है। मुझे ऑर्डर लेना होगा तो मैं चलती हूँ। बाय। हे, ये सॉरी। फ्री कब तक हो जाती हो तुम? मेरे काम खत्म होने के 14 मिनट बाद। यहाँ इसलिए हो क्योंकि 2 दिनों में जमीन के ठीक 300 फीट नीचे 2 प्रोटॉन्स की बीम एक दूसरे से टकराने वाली है, और वो भी रोशनी की रफ्तार से टकराएंगी। उससे तेज कुछ नहीं। लेकिन हो सकता है तुम ऐसा कुछ ढूंढ लो कहीं इस रेगिस्तान के बीचों बीच। क्या ढूंढ लो? उस गॉड पार्टिकल को। और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्योंकि मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूं कि उसका वजूद तो है पर उसे किसी ने देखा नहीं। इस रेगिस्तान के बीचों बीच। कोई मेरा पीछा कर रहा है पर मुझे नहीं पता वो कौन है। सच में? हाँ। तुम मुझे बताओ, यहाँ डाक सेवा कैसे काम करती है? डाक सेवा कैसे काम करती है? यहाँ काम ही नहीं करती है। लोग बस यहाँ चिट्ठी लिखते हैं और ईमेल्स करते हैं। जो चिट्ठियाँ होती है वो एक डिब्बे में डाल दी जाती हैं। लोग आते हैं और उनकी चिट्ठियाँ ले जाते हैं। फिर मैंने उसे वो सब बता दिया जो मैं जानता था, उन 260 चिट्ठियों के बारे में, उस अकेली स्ट्रिपर के बारे में और उस हारे हुए बॉक्सर के बारे में जो पैनपाल बन गए थे, उस खूबसूरत औरत के बारे में जिसने अपनी गहरी भावनाओं को शेयर करने का रास्ता ढूंढ लिया था बिना किसी डर के। उसने अपना प्यार एक ऐसे आदमी को दिया था जो कभी जेल से बाहर नहीं आने वाला था। तब तक अचानक वो बाहर आ गया और उस वक्त एक वो बॉक्सर, खैर वो प्यार में था। बकवास, सब बकवास है। मुझे उसका अफसोस है पॉली,
एंटोन द प्रो को कभी उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा कभी बाहर की दुनिया का मुंह देख पाएगा, इसलिए उसने लेक्सी को बता दिया था कि वो हीरे कहाँ मिलेंगे। हाँ, वो हीरे। बिल्कुल सही। और लेक्सी पर सिमोन को कभी उम्मीद नहीं थी कि एंटोन द प्रो प्रपोपो उसे ढूंढते हुए वहां आ जाएगा। ठीक है नेड, अब तुम्हें एक एक बात साफ साफ बतानी होगी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्यों? अब सुन ओवर स्मार्ट लौंडे, जल्द ही सुबह होने वाली है, और अगर तू चाहता है कि हम यहाँ की पुलिस को ये समझाने में तेरी मदद करें कि सब कुछ इतना कैसे बिगड़ गया, मतलब तुम हर एक चीज तो जाननी है। हाँ, हर एक चीज जाननी है हमें। टिक टॉट टक टॉट। हे बस करो। नेड, तुमने छानबीन की बातें बेट्रिस को बताने का फैसला क्यों किया? देखो, मुझे कैफे के एवरीटाइम इनकॉर्पोरेटेड वाले अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड जानना था। हर हफ्ते लेक्सी पर सिमोन फ्लाइंग कॉन्स्टेंट की टोकरी से एक चिट्ठी निकाला करती थी और वो प्रायोरिटी मेल के जरिए खुले लिफाफे वाली चिट्ठी भेजा करती थी। और फे ने लेक्सी को कभी नहीं देखा था, तो शायद वो ये काम दुकान बंद होने के बाद करती होगी। इस हफ्ते के खेल का एक लौता गवाह था आरबी ट्रम्प का वो एक HDR कैमरा, सबसे जरूरी चीज। उसे डाक लेते हुए देखना इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि मुझे शक होने लगा था कहीं लेक्सी पर सिमोन सिर्फ अपनी चिट्ठियों में तो नहीं बसी थी। साइमन कैस्ट्रॉल ताहिती के पापाड़ा बीच पर नशे में धो कर सर्फिंग कर रहा था जब उसे एक ऐसा आइडिया आया जिसने माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी। 60 साल की उम्र में वो दुनिया का 12वां सबसे अमीर आदमी है, और वो भी बिल्कुल दुनिया से कटा हुआ। ओहो हो धत तेरे की, ओ तेरे की भाई। तुम्हें पता है ये लोग सिख हैं, ये देश की सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनियों के लिए काम करते हैं। मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं। और आखिर क्यों? क्योंकि वे आत्मरक्षा और बेसहारा लोगों की रक्षा को सबसे बड़े सम्मान का काम मानते हैं। लेकिन ये हर बात का मतलब सीधा निकालते हैं, समझ गए? मतलब मैंने उनसे कहा कि तुम्हें मेरे पास लेकर आए तो वो तुम्हें उठा कर यहां लेकर आ गए। तो मैं साइमन केस्ट्रेल हूं, और ये ऐसी जगह है जहां मैं हाथ नहीं मिला सकता तुमसे, क्योंकि अखबारों के हिसाब से मैं लोगों को टच नहीं करता। लेकिन ये सारी बातें झूठी हैं, तो हम हाथ मिला सकते हैं। देखो, मुझे अफसोस है कि तुम्हें बिना शर्ट के यहां आना पड़ा और तुम्हें थोड़ी चोट भी लगी है, लेकिन इसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तो हम अभी से शुरू कर सकते हैं। तुम शुरू कर सकते हो। ओह, नहीं, तुम सैन सेलेरिटास से 300 फीट नीचे एक 8 मील लंबी गोल सुरंग में हो, और अब से 27 घंटे बाद
8 मैग्नेटिक असेंबली जो 10 गीगाजूल एनर्जी स्टोर करती हैं, एक साथ फायर की गई प्रोटॉन बीम को एक सेमी सर्कुलर रास्ते में एक दूसरे की ओर लाइट के स्पीड के 99.999% पर गाइड करेंगी और वे ठीक वहां टकराएंगे। बढ़िया है। उन हालातों को पैदा करने के लिए जो बिग बैंग के ट्रिलियंथ ऑफ द सेकंड के बाद देखी गई थी। यूनिवर्स की शुरुआत में 13 अरब साल पहले देखी गई थी। कोई सवाल है? कुछ पूछना नहीं चाहोगे तुम? दिमाग में तो आ रहा है मेरा ये सब किसके लिए है, पर मुझे पता है कि तुम जरूर बताओगे, क्योंकि तुम खुद को रोक नहीं पाओगे, है ना? 27 घंटों में मैं कुछ ऐसा ढूंढने वाला हूं जो थ्योरी के हिसाब से होनी चाहिए, पर किसी ने देखा नहीं। अच्छा, अजीब बात है। ठीक, मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ। और वो आखिर क्यों? हाँ, क्योंकि मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ और मुझे उस काम के लिए पैसे दिए जाते हैं। लेकिन मुझे पहले से ही पता है कि हम यहाँ क्यों हैं, और मुझे पहली बार पता तब चला था जब मैंने नशा किया। तो आखिरी बार कब किया था? हम एक अनंत ब्रह्मांड के विकसित समझदार प्राणी हैं, और हमारे ब्रेन को ब्रह्मांड के जैसा माना जाता है, और हमारे विकास के आखिरी मुकाम तक सच कहूं तो हम भी बिल्कुल ऊपर वाले के जैसे हो जाएंगे। तो ये किया जा सकता है। अब इस रास्ते पर चलते हुए हमें उनकी जादुई छड़ी के राज को सीखना ही होगा, है ना? जरूर। अगर हर चीज सारे ग्रहों से लेकर अभी भी फैलते हुए ब्रह्मांड के सारे गैलेक्सीज तक, और तुम और मैं भी सब कभी एक परमाणु से भी छोटे थे, तो ये सारा मास और मैटर कहां से आया आखिर? मुझे मत बताओ। द गॉड पार्टिकल्स। बिल्कुल सही। और कल सुबह 7 बजे 5 अरब डॉलर की टेक्नोलॉजी के साथ मैं अब तक के सबसे बड़े सवाल का जवाब दूंगा कि आदमियों के निप्पल क्यों होते हैं? हाँ, तुम सच में एक जाहिल इंसान हो। हम यहाँ इसलिए हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि हम यहाँ कैसे आए, ऊपर वाले की तरकीब क्या थी, और वो कौन सा डिवाइन मैकेनिज्म था जो हर चीज को एक रूप और वजूद देता है। कोई भी दूसरा सवाल समय की बर्बादी है। पूरे ब्रह्मांड में यही एकमात्र काम है जो करने लायक है, समझे ना? मैं एक औरत को ढूंढ रहा हूं। तो तुम अपनी जिंदगी बेकार कर रहे हो दोस्त, और आखिरी समय में मेरे शहर में आकर तुम अपने निजी किस्म के मामूली सवाल पूछ रहे हो। ये क्या बेवकूफी है? प्यार। प्यार ने एंटोन को बदल दिया है। फिर मैं धर्मा सिक्योरिटी की बस में वापस आया। उस रात कैस्ट्रेल के घर पर खाने का न्योता लेकर जैसे मैं पहुंचा, उसने मुझसे कहा कि वो मुझे किसी से मिलवाना चाहता है। मुझे नींद की जरूरत है। मुझे एटीएम कैमरे का यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक खूबसूरत औरत का बैग है जो इच्छाएं और बेबाक इरादों से भरा हुआ है, और उससे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा से वही लड़की थी जिसके सपने देखकर तुम लड़के से आदमी बने। मैं तुम्हारे लिए बनी हूँ, और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम और मैं उलझे हुए हैं एक दूसरे में, हमेशा हमेशा के लिए। ये कहना चाहती हो लेक्सी परसिमन? पीएस। मैंने वैसा ही किया जैसे तुमने कहा। वो बिल्कुल वैसे थे जैसे तुमने बताया था, और वो सुरक्षित है बिल्कुल वहीं पर, जमीन के नीचे, क्योंकि मुझे इस धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तो मेरी बाकी पूरी जिंदगी के लिए वो कहाँ है? अबे लंबू, तो ये बता तू अंदर कैसे आया? क्या वो तुम्हें मिली? तुम आखिर कर क्या रहे हो यहाँ, जब वो अभी तक नहीं? एक सेकंड के लिए अपना मुंह बंद रख, समझा? कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैं जानता हूं। ये कौन सी जगह है? ये सपना और दिखावे की दुनिया है। अगर तुम यहाँ रुके तो ये लोग तुम्हें यहाँ का मेयर बनाएंगे। ये सब क्या बकवास है? आखिर ये है क्या? तुम्हें पता है ये क्या है? नहीं। आखिर वो क्या चीज थी जो बिल्कुल वही थी जो तुमने उसे बताया था? बर्फ। क्या कहा? वो सारा माल जो स्किनी ने मुझे दिया। कौन से हीरे फ्रेजर? कौन से हीरे?
वही हीरे जो स्किनी फदे ने एंटोनो को वो मुकाबला हारने के लिए दिए थे। रुको, जरा धीरे बोलो। नहीं 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 पॉली, बिल्कुल नहीं। अब भोला बनने का नाटक मत करो। एंटोनो को लग रहा था कि वो जेल से कभी बाहर नहीं आएगा और उसे वो अपनी चिट्ठी वाली दोस्त से प्यार हो गया था। उस लड़की को बता दिया कि हीरे कहाँ छुपे हैं? बिल्कुल सही। कहाँ? अलमारी में। कौन सी अलमारी? एंटोन के कमरे वाली, रूजवेल्ट होटल में। $300 करोड़ के कॉन्फ्लिक्ट डायमंड जो छत की लाइट में छुपे थे। से इधर ही आ रहा है। और नहीं तो क्या। देखो, मुझे ये बात हमेशा खटकती थी कि फदेव ने एंटोन को मुकाबला हारने के लिए एडवांस में पैसे क्यों दिए थे। लेकिन फदेव को लगा कि वो किसी ऐसी चीज को ठिकाने लगा रहा है जिसे खुले बाजार में बेचना मुश्किल हो, जैसे मुट्ठी भर बिना सर्टिफिकेट वाले ब्लड डायमंड्स। तो एंटोन को फर्क पता नहीं चलता, लेकिन फदेव को उन्हें वापस चाहिए होगा, खासकर तब कि जब उसने उसके भतीजे को मार दिया हो और मुकाबले का भी कबाड़ा कर दिया हो। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम्हारी तुलना में तो पॉली एक एस्पैरागस भी ज्यादा सोचता है। देखो, वो मेरी पसंदीदा सब्जी है, उसके बारे में कुछ नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, और समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, समझे? देखो, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं मेरे लिए। हीरे की बात कर नेड। हाँ सही कहा। हीरे करता अब हूं। कहाँ है बोलो? वापस जमीन के अंदर जहाँ उनकी जगह है, इसका वाह। क्या मतलब है? हाँ, मैं उसी पर बात करने वाला हूं। पहले मुझे एंटोन को यह समझाना है कि मुझे अभी तक लेक्सी परसमोन कहीं नहीं मिली। फिर मुझे यह पता लगाना है कि क्या उसे खबर है कि मेरा पीछा कौन कर रहा है। शायद ब्रातबा माफिया है। वो मेरे पीछे लगा था, अब तुम्हारे पीछे है। लेकिन मॉब मेरा पीछा क्यों करेगा? मैं वही सोच रहा हूं। मुझे लगता है कि बात बर्फ की ही है, और क्या हो सकता है? या नहीं रहे? क्यों? क्योंकि मैंने स्किनी फादेव को मार डाला। अच्छा, तो तुम नहीं मारा उसे? जब मुझसे गड़बड़ी हुई तो वो डायमंड वापस मांगने लगा था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मुझे बुरा लगा, पर ये स्किनी मेरे सर पे चढ़ के नाच रहा था, तो मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। बस वो मारा गया। कभी कभी पता नहीं क्यों बस मुझसे हो जाता है। तुम सटक जाते हो, समझता हूं। जब किसी दूसरे कैदी ने स्किनी को मारने का जुर्म कबूला तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने उसे मारा है। पर अब मुझे माफिया का खेल समझ आ रहा है कि मैं बाहर रहूं और हीरो तक पहुंचाऊं। अबे लंबू, तू तो जीनियस निकला बे। पर अब मुझे अपनी लेक्सी को बचाना होगा। भाई, पहले मुझे एक बार उसे ढूंढने तो दे। हीरे उसी के पास तो है, और अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो तुम अनजाने में उन सबको उस तक पहुंचा दोगे। काफी देर हो चुकी थी जब मुझे फेक का कॉल आया। मैंने आर्बिट्रम वेबसाइट लॉग इन की। मैं एटीएम के डीवीआर की फुटेज देखने लगा। बस एक सुराग की तलाश थी मुझे, कोई ऐसा जो चिट्ठी निकाल रहा हो और उसे प्रायोरिटी मेल से भेज रहा हो। लेक्सी परसमोन ने 8 हफ्ते ही पहले लिखना बंद कर दिया था, तो उस सर्वर पर मौजूद 12 हफ्तों में से पहले 4 हफ्ते ही काम के थे। किसी भी वक्त धर्मा सिक्योरिटी की वैन मुझे घसीट कर डिनर पर लेकर जाने वाली थी, और तभी मुझे वो दिख गई और अचानक मेरी तलाश खत्म हो गई।
मुझे वो मिल गया जिसे मैं ढूंढ रहा था। डिटेक्टिव, मैं आपको अपनी वाइफ से मिलवाना चाहता हूं। जूली, ये है नेड क्रूज। ये एक प्राइवेट जासूस है। इस भले आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की निजी जिंदगियों में झांकने में ही गुजार दी और गड़े मुर्दे उखाड़ने में। हेलो। हेलो। ये रेमोरा जैसी है, एक मछली जो खुद को बड़ी मछलियों के नीचे चिपका लेती है और उनके हिस्से का खाना खा जाती है, जैसा कि हम बचपन में पढ़ते थे, एक पैरासाइट्स की तरह। और ये LA से आया है, वही शहर जहां तुम्हारा शानदार थिएटर करियर था, और ये तुम्हारे अतीत के कुछ टुकड़े लेकर यहां आ गया। LA से सीधा सैन सेलेरिटास तक। मैं इसे शर्मिंदा करने वाला हूं। बहुत मजा आएगा। तो क्या आप वाकई में वैसे हैं, मिस्टर क्रूज? नहीं। तो फिर आप मेरे पति को इस तरह की बकवास बातें क्यों कहने देते हैं? ये तो बस अब शब्द है। क्या ये शब्द आपके लिए इतने मायने रखते हैं? अगर वो तकलीफ दे? ओह, क्या गहरी बात कही है तुमने। तुम भी इसके प्यार में मत पड़ जाना। मिलिए डॉक्टर नील्स गेक्स से। 13 साल की उम्र में MIT से PhD और 16 की उम्र में रोड स्कॉलर। 20 साल की उम्र में जेनेवा यूनिवर्सिटी में थियोरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए। जनाब, क्या कमाल की बात है। अब ये चीफ फिजिसिस्ट हैं सैन सेलेरिटास के पार्टिकल कोलाइडर में। ऊपर वाले ने इन्हें एक अजीब न्यूरोलॉजिकल बीमारी दी है। इन्हें वर्ड्स और नंबर जो हैं शेप्स और कलर्स की तरह दिखते हैं। इसे सिनेस्थीसिया कहते हैं। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये पैदा ही ऐसी हालत में हुए जैसे नशे में हो। लेकिन इनकी एक अलग ही खूबसूरत दुनिया है। और तुम्हें ये एक सबक सिखा सकते हैं। नील्स, चलो खाना खाते हैं। एक वक्त था जब हम मानते थे कि यह ब्रह्मांड एक घड़ी की तरह चलता है, न्यूटन के नियमों पर। एक्शन रिएक्शन, मतलब हर एक्शन का रिएक्शन होता है। न्यूटन की थ्योरी सुनने में तो अच्छी थी, लेकिन एक सिद्धांत आया और उसके बाद सब कुछ बदल गया। एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त पर अलग अलग भाग में हो सकता है और अलग अलग जगहों पर भी रह सकता है। ऐसे में एक्शन रिएक्शन की बात करना बिल्कुल ही बकवास है। आप यकीन के साथ बिल्कुल नहीं कह सकते कि अब आगे क्या होने वाला है। मुझे उस गॉड पार्टिकल के बारे में कुछ बताइए। ठीक है। जब ब्रह्मांड बना था, थैंक यू, तब इसमें पदार्थ और प्रतिपदार्थ बराबर मात्रा में थे। तभी उन्हें एक दूसरे को खत्म कर देना चाहिए था, तो एक खाली जगह बच जाती। ये समझाना नामुमकिन है कि इस ब्रह्मांड में वजन कहाँ से आया। इस बात का कोई जवाब नहीं है कि हम यहाँ शारीरिक रूप से कैसे मौजूद हैं, जब तक कि कोई खास रहस्यमय कण न हो जो असल में हर चीज़ को उसकी अहमियत देता हो जो उसे मिलनी चाहिए। और ऐसा भी कण ज़रूर होगा जिसे हमने कभी देखा ही नहीं है। ये प्यार जैसा है, हमें पता है कि ये है, हम इसे महसूस कर सकते हैं लेकिन कभी देख नहीं सकते। तो कल क्या होने वाला है? हम वही हालात दोबारा पैदा करेंगे जो बिग बैंग के 1 सेकेंड के अरबवें हिस्से के बाद थे। प्रोटॉन्स लगभग रोशनी की रफ्तार से एक दूसरे से टकराएंगे। उनके क्वार्क्स और ग्लूऑन्स इतनी ऊर्जा पैदा करेंगे कि हिग्स बोसोन कण बन सके, गॉड पार्टिकल। ये अस्थिर और नाजुक है और ये खत्म होने से पहले 1 सेकेंड के 10 लाखवें हिस्से से भी कम समय तक टिकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इतिहास में पहली बार हम उसे देख पाएंगे। और कोई सवाल? हाँ, वो जो औरत हमें
यहाँ टेबल पर खाना परोस रही वो हिंदू है ना? उसने सफेद कपड़े पहने हैं। वो दुखी क्यों है? उसका नाम प्रभा है और उसके पति की मौत हो गई वहीं कहीं नीचे। वहां पर बहुत सारे हादसे हुए। ओह, वो इंजीनियर था और उसे गलती हो गई। कुछ ज्यादा ही गलतियां हो गई थी। बहुत सारी? लेकिन किसके मुकाबले? वो फंस गया था। अपने से कहीं ज्यादा भारी चीज के नीचे दब गया था। उसकी पसलियां टूट गई थी। उसका दिल भी टूट गया और ये सब उसकी गलती थी। उसकी गलती? बिल्कुल, क्योंकि गलतियां सिर्फ इंसान ही करते हैं। क्योंकि गलतियां सिर्फ इंसान करते हैं। उसके गलत फैसले ने उसे पछताने का मौका तक नहीं दिया। लेकिन मेरी बेचारी अकेली पत्नी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं, जिसने बहुत पहले कुछ बहुत बुरे फैसले लिए थे। प्लीज। और इसीलिए तुम यहां हो शायद, है ना? चलो अंदाजा लगाता हूं, कोई इसे ढूंढ रहा है। शायद वो मैं ही हूं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो जाएगा? कुछ अरबों की ऑफ द सेल टेक्नोलॉजी तो है जिसे हम जैसे मामूली इंसानों ने जोड़ दिया है, वो भी शुद्ध न्यू मेड इन मैक्सिको स्टाइल में। एक ब्लैक होल। क्या कहा? एक ब्लैक होल। थ्योरी के हिसाब से इतना बड़ा टकराव से एक ब्लैक होल बन सकता है जो पूरी धरती को निगल सकता है, या फिर स्ट्रेंजलेट्स बन सकते हैं जो बेकाबू फ्यूजन शुरू कर दे और इस ग्रह को अजीब से सिकुड़े हुए ढेर में बदल दे। फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। तुम बिल्कुल सही समय पर यहाँ आए हो, जब इंसानियत अपनी आखिरी मोड़ पर खड़ी है और एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक खोज होने वाली है। क्योंकि ऊपर वाला आज का जादूगर है, वही पर्दे के पीछे खड़े होकर सब कर रहा है और कल मैं वो पर्दा खींच दूंगा। हाँ, तो फिर अब मुझे अपना बोरिया बिस्तर यहां से लपेटकर किसी कीड़े की तरह चुपचाप यहां से निकल जाना चाहिए, है ना? क्योंकि इसकी परेशानियां तुम्हारे लिए तो कोई मायने नहीं रखती उस चीज के सामने जो तुम्हें लगता है कि वो कल बटन दबाते ही यूं यूं ऐसे हो जाएगा। मैंने सही कहा ना? मुद्दा ये है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो जो यहां आकर भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र करना चाहते हो। ये प्रकृति के खिलाफ अपराध है तुम्हारा। तुम भी पागल हो। तुम वो आदमी हो जो मैजिक शो में बैठकर ये जाने बगैर नहीं रह सकता कि यह जादू कैसे हुआ और वहां बैठे सभी लोगों का मजाक किरकिरा कर देगा। मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहां से चले जाना चाहिए। हाँ, अपना काम करो, बातें कर लो, दोनों चाहो सो जाओ, जो करना है करो। लेकिन कल सुबह 7 बजे तक मैं उस स्टेज के ऊपर रहूंगा, बिल्कुल ऊपर वाले के बराबर में खड़ा, और उनके पर्दे को हटाकर झांकूंगा मैं। तो तुम्हें क्या लगता है कल सुबह 7 बजे क्या होने वाला है? देखो, इसमें कई पहलू छुपे हुए हैं, इसलिए नतीजा बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है किसी न किसी तरह कल सुबह 7 बजे साइमन कैस्ट्रेल ईश्वर के बहुत करीब होगा। तो घर चला जाता है और गेस्ट रोल कोलाइडर के लिए वो सब करता है जो उसे करना चाहिए। शो शुरू होने में सिर्फ 8 घंटे बचे थे। मैं और जूली हम टहलने के लिए निकल जाते हैं। तो क्या तुम सच में यहाँ मेरे लिए आए हो? हाँ हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे। हाँ, तुम्हें कैसे पता? बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम ही हो वो जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैं कैसे मान लूं कि तुम उन मर्दों की तरह नहीं हो जैसे मर्दों से मैं मिलती आई हूं?
तुम जो देखना चाहते हो वही देख रहे हो। तुम्हें मुझे मर्दों की नजरों से देखना बंद करना होगा। मुझे ये नहीं चाहिए। क्या तुम्हें अपने डैड से दिक्कत थी? हाँ, वो भी मुझे कपड़े उतारने के लिए कहते थे। और तुम्हारा पति? हाँ, वो भी कुछ कुछ वैसा ही है। मैं और कुछ नहीं बल्कि एक इनाम की तरह हूँ, एक ट्रॉफी की तरह, जिसे वो हमेशा से पाना चाहता था, जिसे सब लोग पाना चाहते हैं। क्या? तुम जानते हो, तुम बस ये नहीं जानते कि वो क्या है जिसे तुम जानते हो। हम बिल्कुल उसके ऊपर ही खड़े हैं इस वक्त। ओह, द कोलाइडर। हाँ, ये वही जगह है जहाँ कोलाइडर है। मतलब पागलपन है ना। इस धमाके के साथ वो भी उड़ जाएगा। तुम जानती हो यहाँ हमारे लिए उससे बड़ी समस्या है। मुझे किस करो। नहीं, अभी नहीं। सुनो, सुनो, वो यहाँ है। कौन? एंटोन द प्रो, वो यहाँ है। प्रोटोकॉल। क्या? अरे अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ सच बोलना होगा। तो बताओ मुझे, क्या ये सब यूं ही शुरू हुआ या तुमने उसके लिए खत लिखे? क्योंकि तुम अकेली थी। क्या तुमने अखबार में उस बॉक्सर के बारे में पढ़ा था जो अपनी पूरी उम्र जेल में काटने वाला था, जिसके पास 300 करोड़ भी हो सकते हैं? एक मिनट रुको, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। देखो, 300 करोड़ बहुत होते हैं ऐशो आराम की जिंदगी के लिए, जो जिंदगी तुम हमेशा से चाहती बस थी। करो, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। ये तुम्हें कहां से मिला? मैंने तो इन सबको दफना दिया था। दफना दिया था? मेरी सारी फोटोग्राफ्स और उस वक्त की सारी यादें मैंने यहाँ दफना दी थी। सुनो, तुम्हारी सारी बातें मेरी समझ के बाहर है। तुमने उसे अपना साथी क्यों बनाया? गैक ही क्यों? नहीं, मना मत करो, मैंने उसे देखा है, वो कैफे में रिकॉर्ड हुआ था। तुम नील्स गैक का इस्तेमाल अपनी चिट्ठियां भेजने और मंगवाने के लिए क्यों कर रही थी? बताओ। कौन सी चिट्ठियां? ठीक है, रुको एक मिनट, मुझे देखने दो। ये लेक्सी परसिमन कौन है? अबे लंबू पहुंच गया। लेक्सी! तेरी की। रुको, आखिर ये चल क्या रहा है? तुम सच में नहीं जानते उसे? भागो, दाई तरफ भागो, उधर। कहाँ जाऊं? बाई तरफ जाओ। ये बात लगा दो। एंटोन, मेरी बात सुनो, ये लड़की वो नहीं है जो तुम्हें लग रहा है। ये लेक्सी परसिमन नहीं है। मुझे नहीं रोक सकते। कोशिश करना चाहते हो तो गोली मारो मुझे। मैं नहीं मार सकता, क्योंकि तुम मेरे क्लाइंट हो। लेक्सी! चलो मेरे साथ चलो, ये बहुत फिल्मी हो रहा है। चलो आराम से, जल्दी चलो। खोलो। ये तो खुला हुआ है। ये बताओ कि यहाँ चल क्या रहा है? हम कहाँ हैं अभी? नील्स के घर में। गेक के? रुको, किसे पता था कि तुम मिंकोस में डांस करती थी? तुम्हारी फोटो किसके पास हो सकती है? उसे पता होगा। गेक, क्या वो स्ट्रिप क्लब गया था? हाँ, एक रात उसने मेरे पति को बुलाया और नील्स ने हमें उससे मिलवाया था। अरे दरवाजा खोलो लेक्सी! वो कौन था? एक आदमी जो सोचता है कि तुम उसके सपनों की रानी हो। क्या? और वो सही है। लेक्सी! नील्स?
लेक्सी पोर्सिमोनियाई, इसका मतलब क्या है? ये एक लाटीन का सेंटेंस है, एक सिद्धांत के लिए जिसे ऑकेम्स रेजर कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सब चीजें बराबर हो तो सबसे आसान ही चीज सबसे सही होती है। इसका मतलब यह है कि एक अकेला फिजिसिस्ट 5 सालों तक चिट्ठियों के जरिए एक तरह का रिश्ता रखता है, वो एक ऐसे कैदी के साथ जो लोम्पाक जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। ये सुरक्षित है, परफेक्ट कातिल को प्यार मिलता है और फिजिसिस्ट को उस औरत की तरह ट्रीट किया जाता है जिसका वो नाटक करता है रात को अकेले अपने घर की तन्हाई में अपनी छुपी हुई चाहत के साथ, और साथ ही बिना पकड़े जाने के, मतलब वो सुरक्षित हो और कोई उसे देख भी ना पाए, ना ही पकड़ पाए। मतलब ये है नील्स गेकी लेक्स पर्सिमोनाई है। लेक्सी पर्सिमोन। तो वो चिट्ठियां तुमने लिखी थी, है ना? कौन सी चिट्ठियां? तो तुमने पढ़ी? हाँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या? ये सब मुझे क्या देखना पड़ रहा है यार? तुम्हें पता था कि वो तुम्हारे पीछे आ रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए था। उसका आखिरी खत, उसने लिखा होगा कि वो बाहर आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने उस वेव फंक्शन का हिसाब लगा लिया था और वो ये था कि मैं वहीं मिलूंगा जहां वो मुझे ढूंढ रहा था। 1 मिनट रुको, क्या कहा तुमने? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? मुझे बताओ हीरे कहाँ हैं? दरवाजा बंद करो। तेरी, तुम इधर आओ, अंदर जाओ। और उसका क्या? अंदर जाओ, बाहर मत आना। अबे लंबू तो क्या करेगा? बस बहुत हुआ एंटोन, वहीं रुक जाओ, बस करो। हेलो एंटोन। नील्स गेक ने उस संभावना का अंदाजा लगा लिया था कि एंटोन उसे ढूंढ ही लेगा एक दिन, लेक्सी। और अपने उसी हिसाब के कारण उसने एक गन खरीद ली थी। लेकिन तुम तो बिल्कुल वैसे नहीं लगते। मैं वही हूं। तुम मेरी लेक्सी नहीं हो, तुम तो एक आदमी हो। मैं एक ही वक्त पर दो हूं। क्या तुम प्लीज उस गन को नीचे करोगे? प्लीज नीचे करो, प्लीज। तुम मुझे प्यार कर सकते हो? क्या? नहीं। कहाँ है वो? मैं यहाँ हूं। नहीं। मैं यहाँ हूं। एंटोन रुको। नहीं, रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं। आई लव यू। नहीं नहीं नहीं, मत नीचे करो। और बस खत्म। मुझे बस इतना ही याद है, जब तक मुझे होश आया साला, तब तक मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और तुम लोग यहां थे। मुझे नहीं पता कौन जिंदा है कौन मर गया है, बस मुझे इतना ही जानना है कि क्या वो जूली जिंदा है, वो ठीक है या नहीं, बस यही जानना है और कुछ नहीं। शाबाश, अच्छे बच्चे। बस एक आखिरी बात, वो कौन था? किसने खेल बिगाड़ा? खैर वो तो बहुत सिंपल है। वो लोग जो एंटोन का पीछा कर रहे थे और मेरी जासूसी कर रहे थे, वो जो ब्लिंकन टाउन कार में थे, मैं उनका हुलिया बता सकता हूं। एक तो साला सोशोपैथ, समाज का विरोधी है, जो पहली क्लास भी पार नहीं कर पाया और जिसे कोई पसंद नहीं करता, और दूसरा एक हारा हुआ फैमिली मैन है
जिसके पास दिखाने के लिए अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। और तीसरा बंदा काले सूट के साथ भूरे जूते पहनता है वो, क्योंकि उसे सही और गलत के बीच का फर्क बिल्कुल नहीं पता है, कुछ भी। तुम्हें कैसे पता चला कि वो कौन था? मुझे लगा कि तुम्हें दिख नहीं रहा सही था। पकड़ा पॉली। और जानते हो क्या, फ्रेजर के उस आफ्टर शेव को पहचानने के लिए मुझे अपनी आंखों की जरूरत नहीं थी। तुम लोगों से बेहतर एंटोन द प्रोटोपोग की कहानी कोई नहीं जानता था। और तुम तीनों बेवकूफ जो कई सालों से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, अब तुम खुद उन बदमाशों से बदतर हो चुके हो। तो हम बदमाश हैं। हाँ, सही कहा, बदमाश। पता है तुम्हें, एंटोन बिल्कुल सही था और उसे जेल से माफिया ने छुड़वाया था, एक झूठी गवाही के दम पर, ताकि वो उन्हें स्किनी फतेह की 300 करोड़ की डील तक ले जा सके। और सिर्फ वो एंटोन था जो उन्हें वहां तक ले जा सकता था। और तुम लोग, मैं जानता हूं या तो तुम माफिया के लिए काम कर रहे हो या फिर तुमने उन लोगों को किनारे पर लगा दिया है और तुमने अपनी पावर दिखा के इस माल को अंदर करने की कोशिश की। लेकिन ये सब मतलब तुम ही थे। कुल मिलाकर मजेदार बात यह है कि एंटोन को हीरो की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन तुम लोगों को तो उन हीरो की भूख थी। पॉली, शुरू हो जाओ। उठ। इसे खड़ा करो पॉली। तुम खुद क्यों नहीं करते? बेवकूफ, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। उड़ जाएगा ये। सब बेकार चला गया। इसे पता नहीं कि हीरे कहाँ है। उसे पोली ने मार दिया। अपना मुंह बंद रख। बाहर में जाओ पॉली। क्या बोला तू? सिर्फ तुम्हारी वजह से हम बहुत बड़े लफड़े में फंस गए हैं। अब और यहाँ साफ करने वाला कोई नहीं बचा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? रुको 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 रुको। पूस को किसने मारा? तुम्हारे क्लाइंट ने। लेकिन क्यों? शायद वो तुम्हारे उस सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहा था और उसे उस काले आदमी की शक्ल पसंद नहीं आई थी। और जोई वेगर का क्या? मेरा मतलब एंटोन को कैसे पता चला कि वो कहां रहती है? तुम कमीने लोग, तुम लोगों ने मेडिकल सेंटर तक मेरा पीछा किया था। मैं वहां से निकला तो तुम अंदर आए, अपना बैच दिखाया, पता लगाया कि मैं किससे मिलने आया था। और फिर पॉली ने उसका पीछा किया, उससे उगलवाने की कोशिश की और अपना आपा खो बैठा। पोली, तुमने ऐसा नहीं किया होगा। हाँ। धत्तेरी की पोली। इस गंदगी को तुम साफ नहीं कर सकते। तुमसे बहुत सारे सुराग छूट गए हैं, सारा रायता फैल चुका है। ये सही कह रहा है। यहाँ सब गड़बड़ हो गया है। तुम्हारा आइडिया ही घटिया था और तुम सच में पागल हो। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की ना तो तुम बहुत पछताओगे। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। हाँ? पछताऊंगा? क्या? हाँ? क्या? सच में? इन्हें रोको फ्रेजर, इससे पहले कि ये किसी को मारे। मैंने किसी को नहीं मारा है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एंटोन जेल से छूटता है और तुम्हारे साथ हाथ मिलाता है ताकि वो उस परसिमन को ढूंढ सके जिसके पास उसके हीरे हैं, और तुम हमेशा की तरह अपने पीछे लाशों का ढेर छोड़ देते हो। सुबह हो चुकी है। 30 मिनट में किसी ना किसी को वो पगड़ी वाला गार्ड मिल जाएगा। कैस्ट्रल के घर पर उसकी टूटी हुई गर्दन मिलेगी। गेक काम पर नहीं पहुंचा है, वो उसे ढूंढते हुए यहां आएंगे।
और उन्हें तुम्हारे गुनाहों के निशान मिलेंगे। हर तरफ लाशें और खून खराबा। ये क्या कर रहे हो तुम? यह वही गन है जिससे एंटोन द प्रो को गोली मारी गई है, और यही गन एक लाश के पास मिलेगी जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिलेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अनरजिस्टर्ड है। देखो, मुझे अपना आफ्टर शेव पसंद है, जूतों का रंग पसंद है, और मुझे ये पसंद है जो आखिर में मैं तुमसे जीत गया क्रूज। भले ही मेरे पास हीरे ना हो, पर मेरी इन कोशिशों का इल्जाम तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। और हाँ, पोली गेग की उस छोटी 22 गन से तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारेगा। रुको 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 रुको, क्या कहा तुमने? हाँ, वो शुरू से यही थी शाणे, पर अफसोस कि तुम उसे देख नहीं पाओगे कि क्या होने वाला है उसके साथ। पोली रुको। फ्रीजर, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल हाँ। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? क्या तुम अपना जुर्म कबूल करके जेल जाना चाहते हो? सच कहूं तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे पार्टनर तुम्हें ऐसा करने देंगे। मैं जानता हूं कि हीरे कहाँ है। उन्हें मत बताना, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेंगे। कहाँ है वो? मेरे साथ एक डील करो। नहीं। तो फिर पहाड़ में जाओ, समझ गए? ठीक है फिर, चल बता बता ठीक कहाँ है वो? ठीक है, बताता हूँ। हीरे कहाँ है मैं जानता हूँ, पर मुझे दिख नहीं रहा है। जूली को भी पता है, पर उसे एहसास नहीं है कि उसे पता है। मेरी मदद से वो तुम्हें सीधे हीरो तक ले जा सकती है। अगर हम दोनों को कुछ हुआ तो तुम्हें कोई भी नहीं बता पाएगा कि हीरे कहाँ है। अब फैसला तुम्हारा है, हीरे तुम्हें चाहिए या नहीं। हद है। और ये डिक्की खोलो। गाड़ी चालू रखना, शायद हमें यहां पीछे हमें थोड़ी हवा मिल जाए। डॉक्टर गेक अभी अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। कमीना केक बाहर में जाए। डिटेक्टर चालू है ना? सारे सिस्टम चालू हैं सर। टिक टॉक। खोदो। मैं तुझे क्या लगता हूं? तू एक नंबर का कमीना है। तू हमेशा से कमीना था। अगर दुनिया के सबसे बड़े कमीनों का कंपटीशन हो, तू दूसरे नंबर पर होगा। अच्छा, पहले नंबर पर क्यों नहीं? क्योंकि तू कमीना ही नहीं, महाकमीना है। ये रहा रिटायरमेंट का नाम। ये लो। मैं किस गंदगी में फंस गया? कैसे? किसे परवाह है? खोदते रहो। मुझे परवाह है, ओ बेवकूफ। सुन, शायद मैं एक पल रुककर अपनी किस्मत और फैसले के बारे में सोचना चाहता हूं। बकवास, गलत फैसला था। हाँ,
इससे अच्छा वक्त और कोई नहीं हो सकता। मुझे पहले से पता था। ये कैसे की बात नहीं है? क्यों क्यों आखिर क्यों तेरी बातों में आकर ये सब करने के लिए हाँ क्यों का? शायद 300 करोड़ की वजह से हुआ है, और क्या। ये क्या बकवास है? अरे यार, क्या है ये? गन उसके पास से, गन निकालो उसकी। ये क्या बकचोदी है भाई? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हाँ? अरे नहीं, नीचे झुको, नीचे हो जाओ। तुम ठीक हो ना? नहीं, मेरे हाथ से गन गिर गई। देखते हैं किसमें कितना है दम। हे ऊपर वाला, नहीं कर सकता। क्या तुम और तेज नहीं चला सकते? ये एक्सीलेटर। अब क्या करें? सामने भी खतरा है। अरे नहीं, तेज। तुम ठीक तो हो? चलो ठीक है। फर्क नहीं पड़ता। तो क्या तुम पूरे वक्त अंधे होने का नाटक कर रहे थे? अब क्या ही बताऊं तो तुम बस धमाकों के बीच पहुंच जाते हो और देखते हो कि क्या होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। मतलब
न्यूटोनियन मैकेनिक्स 17th सेंचुरी की बात है और उसका अंजाम क्या होगा वो भी बकवास ही है। जबकि हकीकत ये है कि हकीकत में ये बस एक वेव फंक्शन होता है। ये बस अंधेरे में तीर छोड़ने जैसी बात है, कुछ भी पक्का नहीं होता। पर फिर भी तुमने सब कुछ ठीक कर लिया। तुम्हें एक लड़की भी मिल गई और मुझे एक छिपकली मिली और 300 करोड़ के डायमंड्स भी मिले जो हमें दान कर देने चाहिए किसी ऐसे को जैसे कि एंगोला या लाइबेरिया या आइवरी कोस्ट या रिपब्लिक ऑफ कांगो या कहीं और। तुम्हें पता होगा। लेकिन यार मुझे ये कार बहुत पसंद है।